फ्रेंड वेलकम टू माय साइंस ट्रेनिंग। आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्दी। आज हम फिजिक्स से टॉप 30 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जो सेट 1 रहेगा। और सबसे पहली बात यह है कि आप लोग इसमें हम जो 30 क्वेश्चन लिया हूँ, आप सबसे पहले इसको खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने को, ठीक है। और 30 में आप लोग कितने स्कोर करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, ठीक है। और कोई भी एनी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई दिक्कतें हों तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान कितना होता है। अब देखिए क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्या होता है, सेंटर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंटर की बात कर रहा है। अगर ये पूछता कि विषुवत रेखा या ध्रुव पूछता तो फिर वो चेंज होता है। तो याद रखिएगा जी का मान सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, विषुवत रेखा आ गया। विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है। तो याद रखिए विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुव पे क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने वही लिखा हुआ, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ, ठीक है। आपको इजी लग रहा होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है, इजी भी क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जिसको देखिए वही तो बात है, जिसको आ रहा है उसके लिए इजी, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए टफ हो जाता है, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि ध्रुव पर जी का मान कितना होता है। जो जी लिखा हुआ है इसका मान जो है ध्रुव पे कितना होता है। तो याद रखिएगा अधिकतम होता है। कितना होता है दोस्त, अधिकतम होता है, ठीक है दोस्त। तब बताइए कि जब जी का मान या अधिकतम, तो जाहिर सी बात है किसी भी इंसान का वेट जो है ध्रुव पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जी का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए जी के मान में क्या देखने को मिलता है, दिख रहा, बात समझ में आ रहा ना। यहाँ जो जी आपको जो दिया हुआ है इसके मान में क्या परिवर्तन है। तो एक चीज दोस्त आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों जो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है जी का क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। हमने क्या बोला, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ कि घूर्णन गति को बढ़ना, क्या लिखा हुआ, घूर्णन गति का बढ़ना लिखा। इसका मतलब है कि जी का मान कम होगा, है ना। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं तो बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो कहता है घूर्णन गति के बढ़ने पर जी के मान में क्या होगा, तो घटेगा, क्योंकि घूर्णन गति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए जी क्या होगा, कम हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर दे देता कि पृथ्वी के घूर्णन गति के घटने से घटता, तो तब जाकर आंसर बी हो जाता, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कहता है कि सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान कितना होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए 6.67, देखिए सब 6.67, 66.67 है और 7.67 और 6.67, ठीक है। तो अब बताइए एकदम जिसको एक्यूरेट पता होगा वही इसका आंसर दे सकता है, नहीं तो गलत कर सकता है, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए ए और डी, बी सी नहीं होगा। ए और डी में देखिए दोनों में सम लिखा है, लेकिन यूनिट का ख्याल रखें। यहाँ यूनिट लिखा हुआ ये और यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ ये, इसलिए हर बार में गड़बड़ न कर दे, ठीक है दोस्त। इसलिए हर बार का काम गड़बड़ शैतान का काम, इसलिए सोच समझकर आंसर देना है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को माइंड में होना चाहिए। यूनिट का ख्याल देखिए, यहाँ यूनिट ये दिया हुआ है तो कैपिटल जी का यूनिट ये होता है, यानी ऐसा यूनिट ये होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ। विषुवत रेखा के अपेक्षा ध्रुव पर पिंड का भार अधिक होता है। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव विषुवत रेखा के पीछे ध्रुव पे क्या होता है, पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि वहाँ जी का मान सबसे अधिक होता है। क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम होती है। ये तो बात सही है, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं लग रहा। ध्रुव पर पृथ्वी का घूर्णन गति अधिकतम होती है, ये तो गलत है, क्योंकि जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, तो ये तो गलत है। सी कह रहा है ध्रुव पर थीम टॉप के कारण। दोस्त ये ध्रुव पर ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। अच्छा ऑप्शन डी की तरफ चाहते हैं तो उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऐसे देखिए ऑप्शन तो ध्रुव पर ये आकर्षण पर अधिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी यहाँ पर सीधा ऑप्शन आपका डी की तरफ जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि बाहर का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से मतलब होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, इसीलिए वहाँ पर भार अधिक होता है। तो ऑप्शन तो कुछ अलग अलग दिया है,
ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कहता है किसी वस्तु का भार, देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता नहीं, क्यों होगा? क्योंकि सभी जगह जी के मान क्या होते हैं, थोड़ा भैरी करता रहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, क्योंकि ध्रुव पे क्या होगा, अधिकतम हुआ, क्योंकि वहां पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है ध्रुव पे क्या होता है, अधिकतम होता है, और सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। कहता है लिफ्ट, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, अब बताइए हम लोग लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं तो आप लोग फील कीजिए कि लिफ्ट में हम चढ़ते तो किस कंडीशन में हम अपना वेट अधिक फील करते हैं। एक समान वेग से नीचे जा रही हो, एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, असीम लिखा ऊपर की ओर त्वरण, ऊपर की ओर त्वरण से गमन कर रही, ऊपर की ओर जा रही हो एक्सेलेरेशन से, और डिम लिखा नीचे की ओर त्वरण से आ रही, मतलब ऊपर की भी त्वरण नीचे की त्वरण। याद रखिएगा हम लोग किस कंडीशन में अधिक भार फील, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, मतलब ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, अपना वेट क्या करते हैं, अधिक फील करते हैं। तो ये चीज को याद रखना, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक कौन है इसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर किलोग्राम, दोनों, बताइए इसमें आंसर कौन होगा? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक यहाँ पर दोनों है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोनों को, तो दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्त बी हो जाएगा। बात समझ में, इस चीज को याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन पर किलोग्राम, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो इस दिशा में व्यक्ति का भार, देखिए कह रहा है जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो इस दिशा में, मतलब ये पूछ रहा है कि जब लिफ्ट नीचे आता है तो उस व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है, यानी घटा हुआ होता है, या बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, या अपरिवर्तित रहता है, या शून्य प्रतीत होता है। याद रखिएगा जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपना वेट जो है वह घटा हुआ प्रतीत होता है, लगता है ऐसा लग रहा है कि एकदम हल्का लगेगा, एकदम वेट फील कम लिफ्ट फील कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इस चीज को याद रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो वेट क्या होता है, घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दशा में व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए जब लिफ्ट एक समान वेग कह रहा है, ठीक है ना, एक समान जब वेग होगा तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक समान कह रहा है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ऊपर नीचे जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा भार बढ़ जाता है नहीं, भार घट जाता है नहीं, यानी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है दोस्त, यानी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिरेगी। चलिए बताइए, मान लीजिए आप लिफ्ट ऊपर से नीचे रख बैक, डोरी टूट गया तो लिफ्ट में जो व्यक्ति होगा, सॉरी कह रहा है कि यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की तरह नीचे गिरेगी, तो उसमें क्या होगा। ए का मतलब हो गया लिफ्ट का त्वरण हो गया, जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो आपको बताना है कि क्या होगा, दोनों बराबर होगा या ए कम होगा, जी ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा, जी कम होगा, या डी होगा। ठीक है, सोच समझकर आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ए होगा। जब डोरी अचानक ऊपर से जब नीचे आएगा, टूट जाएगा, टूटने के बाद जब नीचे आएगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन आएगा, ये गुरुत्वीय त्वरण दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरीय, देखिए लिफ्ट का त्वरीय कर रहे हैं, लिफ्ट का जो त्वरण है, लिफ्ट का जो त्वरण है, ठीक है ना, वह गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति, बात समझ में आया, लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति क्या होगा,
लिफ्ट में खड़ा रहेगा, लिफ्ट के फर्स्ट लिखा हुआ यहाँ दोस्त मिस्टेक हो गया, लिफ्ट यहाँ लिफ्ट के फर्श से उठकर उसकी छत पर जा लगेगा, और सी में लिखा है भार बढ़ जाएगा, डी में लिखा है भार घटेगा। तो सी और डी तो नहीं होगा क्योंकि पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सीधा सीधे बी जाएगा, यानी लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति होगा वह जाकर छत में ऊपर लग जाएगा। ठीक है, कब? जब लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक होगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से, देखिए यहाँ घटने आगे ऊपर लिए तो बढ़ना था ना, यहाँ घटना हो गया, घट रहा है। तो कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। ये क्या तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है, इसका मतलब जी का मान क्या होगा वहां पर बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका दोस्त ए हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी मास के दो वस्तुएं वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रखिएगा वायु हवा नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराई जाए तो पहले कौन गिरेगा? भारी वस्तु पहले और हल्का वस्तु बाद में, हल्का वस्तु पहले और भारी वस्तु बाद में, दोनों एक साथ। याद रखिएगा, जाहिर सी बात जब हवा नहीं तो कोई इसको रोकने वाला नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए दोनों वस्तु एक साथ गिरेंगे, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 कहता है पृथ्वी के तल के अति निकट यानी पृथ्वी के सबसे निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है जब वह पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाता है। तो याद रखिएगा 8 होगा कि 15 होगा कि 10 होगा कि 20 होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, यानी पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होंगे, ठीक है, उसका कक्षीय वेग जो होगा लगभग कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय, यहाँ पर कॉमर देना चाहिए था, पृथ्वी के भूमध्य रेखा व्यास ध्रुवीय व्यास से क्या होता है? ध्रुवीय व्यास से क्या होता है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा का जो व्यास होता है ध्रुवीय व्यास से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो ये भी चीज आप लोग को माइंड में होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक भी कर दिया कीजिएगा। ठीक है, आज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? देखिए कोई वस्तु उसको हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या हमको देखने को मिलता है? ए में लिखा है कि उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? सेम होता है और भार चेंज होता है। ठीक है, बी में लिखा है कि उसका द्रव्यमान और भार दोनों भिन्न होता है, ये भी गलत है। और सी में लिखा है कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार, देखिए भार जब बाहर लिखा गया, भार क्या होगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पर भार होना चाहिए। ठीक है, तो भार क्या होगा? भिन्न हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सही बताइए, इसमें कौन सही है? रेखीय वेग इज इक्वल टू यानी बराबर कोणीय वेग गुने त्रिज्या होता है, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग गुने त्रिज्या होता है, या कोणीय त्रिज्या बराबर ये होता है। मतलब ऑप्शन बताइए कौन होगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपने देख लिया हो तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। ठीक है दोस्त, क्यों? क्योंकि रेखीय वेग बराबर इतना होता है, तो देखिए यहाँ से त्रिज्या निकालेगा तो रेखीय बाई क्या होगा? त्रिज्या इज इक्वल टू कोणीय वेग। ठीक है, बात समझ में आया? त्रिज्या बराबर क्या होगा? रेखीय वेग बटे कोणीय वेग, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, मतलब ए और सी दोनों होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग आते हैं। किसी वस्तु का वेग 2 गुने हो जाए तो क्या होगा? चलिए किसी वस्तु का वेग को डबल कर देते हैं हम, बढ़ा 2 गुना कर देते हैं
तो क्या होगा, उसके त्वरण 2 गुना हो जाएगा, उसके गतिज ऊर्जा 2 गुना, तो गतिज का फॉर्मूला कहता है 1/2 mv², तो गतिज में तो 4 गुना होना चाहिए, 2 गुना होगा तो बी भी नहीं होगा, त्वरण का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सी कहता है कि उसका संयोग 2 गुना हो जाएगा, तो हाँ संयोग, क्योंकि संयोग का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है, v² नहीं ना, भी होता है, तो कहता है कि वेग को दुगुना करेंगे तो संयोग भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। देखिए दो वस्तु है जिसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया गया, तो मतलब दुगना कर दिया गया, पहले एक था तो अब 2 गुना कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होगा क्या होगा, 2 गुना होगा, आधा गुना होगा, 2 गुना होगा कि आधा गुना होगा, कि 1/4 होगा, कि 4 गुना होता है। याद रखिएगा एक चीज, ये भी क्या होता है, आकर्षण बल जो होता है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। बात समझ में आया, यानी आप पढ़े होंगे के एफ इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर का स्क्वायर होता है, यानी एफ इज इक्वल टू 1/r का स्क्वायर। ठीक है, तो जब दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, चौथाई हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर नीचे होता है। ठीक है, तो 1/r का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 है तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का मतलब होगा 1/4, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4, मतलब ऑप्शन हो गया आपका सी हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, की दूरी को अगर घटा दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। दूरी देखिए अब घटा दिया कर रहा है, अगर बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो उनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, अगर घटाएगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, देखिए अभी गतिज ऊर्जा पे क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, 1/2 mv का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है ना, द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया गया, तो द्रव्यमान में क्या होता है, कोई स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ एम होता है, तो गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी। अगर वेलोसिटी रहता तो 4 गुना हो जाता, अगर यहाँ वेलोसिटी लिखता तो गति ऊर्जा कितना होता, 4 गुना हो जाता। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे मतलब क्यों झुकता है, चाल बढ़ जाए या तेजी से चल सके, फिसल ना जाए, असीम की स्थिरता, स्थिरता में वृद्धि और थकान कम हो, क्या कारण है, तो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सी, मतलब स्थिरता को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, आगे की तरफ झुका रहता है। ठीक है, बैलेंस, एक तरह से बोलिए कि बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन हम लोग आते हैं 25 की तरफ। चलिए 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। निम्न में से कौन भिन्न है, बताइए इसमें कौन सा अलग है। ए है बल यानी फोर्स, आवेग दिया हुआ है यानी इम्पल्स, और सी है संवेग यानी मोमेंटम, और डी है कार्य यानी वर्क। तो बताइए चारों में कौन एक अलग है। देखिए बल, आवेग और संवेग ये तीनों जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई क्या, स्केलर क्वांटिटी, मतलब ए बी सी जो है सदिश राशि और डी क्या अदिश राशि है, मतलब डी क्या हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन अलग है। चलिए भी उसी तरह का, ऊपर उसी तरह का, नीचे उसी तरह का, बस थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन अलग है, तो कार्य, दूरी, विस्थापन समय। देखिए ए बी और डी ये सब क्या है, अदिश राशि है, जबकि सी क्या है, सदिश राशि है। तो उसमें ऊपर में क्या था, सदिश राशि बताना था, अदिश राशि बताना था, यहाँ पर सदिश राशि छांटना है, तो यहाँ पर सदिश राशि छटा, यानी विस्थापन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल कितना होता है आपको बताना है, बताइए कितना होता है, 24 आवर, 265 दिन, 30 डेज, निरंतर परिवर्तनशील होता है। चलिए बताइए क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, नहीं 24 आवर
भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 आवर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे। अब देखिए, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे, कहने का मतलब क्या हो रहा कि गहराई और खरापन दोनों में वृद्धि होते हैं। बी में लिखा हुआ गहरा ये वह खरापन घटता है। सी में लिखा है गहराई तथा खरापन कम होता है। और डी में लिखा है गहराई व खरापन घटता है। ठीक है, तो बताइए कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है कैसे? याद रखिएगा, उसकी गहराई और खरापन दोनों में क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। इसीलिए क्या होता है, समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चलिए 29 कहता है कि पृथ्वी का प्लायन वेग बताना आपसे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लायन वेग, मून का पूछा है, सन का भी, किसी का भी से पूछ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अर्थ का ही पूछता है। तो बताइए कि पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और 9.8 मीटर पर सेकेंड, और 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए ये वही सॉल्व कर सकते, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यूनिट का ख्याल भी रखना है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर आवर होता है इसका स्केप वेलोसिटी, यानी प्लायन वेग होता है। प्लायन वेग होता क्या है कि वह न्यूनतम वेग होता है जिससे अगर हम पृथ्वी के तल से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह ऑब्जेक्ट जो है दोबारा अर्थ पे नहीं आता, तो वही होता है प्लायन वेग। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्लायन वेग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अभी ऊपर में क्या था कि प्लायन वेग पूछ रहा था कितना होता है, यहाँ पूछा कि प्लायन वेग क्या है। तो अभी देखिए प्लायन वेग न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, दोनों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हमने डेफिनेशन दिया था कि प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है, वह मिनिमम वेग है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सतह से ऊपर की ओर अगर थ्रो किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो वह दोबारा अर्थ पर लौटकर नहीं आएगा। तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं प्लायन वेग बोलते हैं। अब प्लायन वेग क्या होता है? न्यूनतम आप बोल रहे हैं डेफिनेशन कि वह न्यूनतम वेग। ठीक है, तो प्लायन क्या होता है? न्यूनतम वेग होता है। याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लायन वेग क्या होता है? न्यूनतम वेग होता है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह दोबारा अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा। तो ठीक है दोस्त, ये रहा हमने आप लोग के साथ। बात समझ में आया? तो एक और फिर से बता रहे हैं आप लोग को। पहले आप क्या कीजिएगा, खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग उसके बाद बताइए कि 30 में आपने कितने स्कोर किए हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और एक चीज़ आप बोलना चाहता हूँ कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्त, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।